हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। अभी हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, फिर हमने सिद्ध करके दिखाया था गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की स्थापना करना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग है या गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस है उसको पढ़ने से पहले कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिनके यूज वहां होते हैं। तो चलिए देखते हैं, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनका हमें उपयोग करना होता है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में। तो क्या चीजें हैं? सबसे पहला नंबर, जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? बोलते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, क्या पता है आपको? देखिए, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये हमारे पास परिभाषा हो गई कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रैखिक आवेश घनत्व। अब देखिए कैसे हम इसको समझेंगे। अब मान के चलते हैं जो चालक है, ठीक है, एक चालक है, उस चालक की कुल लंबाई कितनी है? L है। कुल लंबाई कितनी है? L। हम यहां कुल लंबाई को ले लेते हैं स्मॉल l। तो स्मॉल l लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। समझते जाएंगे ना। जबकि एक चालक है, चालक की लंबाई कितनी है? L है। L लंबाई पर आवेश कितना आवेश है? स्मॉल q आवेश है। इसलिए एक लंबाई पर आवेश q बाई L कितना हो जाएगा? q बाई L। तो यही हमारी परिभाषा है कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। एक चालक जिसकी लंबाई L, कितना आवेश? Q आवेश। तो एक लंबाई में आवेश का मान कितना हो जाएगा? Q बाई L। और ये जो रैखिक आवेश घनत्व होता है उसे हम दर्शाते हैं लैम्ब्डा से। किससे दिखाएंगे हम उसको? लैम्ब्डा से दिखाते हैं। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू हो जाता है Q बाई L। आप परिभाषा में लिख सकते थे, इसको भी आप वर्डिंग में लिख सकते हैं। नीचे लिख लेना, माना एक चालक की लंबाई कितनी है? L है। L लंबाई में आवेश, कुल आवेश कितना है? Q है। तो L लंबाई में Q आवेश, इसलिए एक लंबाई में Q बाई L। यही क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई L। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक, देखिए मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास? मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कूलॉम पर मीटर। तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे रैखिक आवेश घनत्व। अब उसके बाद में जो दूसरा हमको परिभाषा याद करना है वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए बहुत सरल है, मैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाऊंगा, सारी परिभाषाएं बदलती जाएगी। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो किस चालक के प्रति एकांक, जो हमने लंबाई लिखा था, लंबाई को चेंज करके हम क्या कर लेंगे? यहां पृष्ठ कर लेते हैं। किस चालक के प्रति एकांक पृष्ठ में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम? ये रैखिक की जगह आ जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और अब मान के चलेंगे लंबाई की जगह हम ले लेंगे क्षेत्रफल की। ए क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना है? Q है। इसलिए एक क्षेत्रफल पर आवेश का जो मान है वो हो जाएगा Q बाई A। और
ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको हम दिखाते किससे हैं, सिग्मा से। किससे दिखाएंगे हम, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q बाई ए। क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए हो जाएगा। और मात्रक कूलाम, ए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखिए मैंने कुछ कुछ चीजें चेंज की, नई परिभाषा बन गई। फिर से देखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर, कोई चालक है उसके प्रति एकांक पृष्ठ पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान के चले कितने पृष्ठ क्षेत्रफल पर, ए पृष्ठ क्षेत्रफल पर, ए पर कितना आवेश है, Q आवेश है, तो 1 पर Q बाई ए किससे डिनोट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन ए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा जो परिभाषा है। और ऐसे ही आप फिर थर्ड नंबर याद रखेंगे, ये सॉरी ये है आपका सेकंड। तो दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। पहला मैंने बताया था रैखिक, रैखिक में क्या देखना है हमको, लंबाई देखना है। वहां बोलेंगे किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में, चालक की कहां, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जब पृष्ठ की बात करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो बोलते हैं किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर ए क्षेत्रफल पर Q आवेश तो एक क्षेत्रफल पर Q बाई ए, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, अब पृष्ठ की जगह हम बात करेंगे। चलिए ये मैं पहले मिटा देता हूं जहां जहां मेरे को चाहिए। हाँ, तो रेडी। अब क्या देखना है हमको, ये थर्ड नंबर, आयतन आवेश घनत्व। तो किस चालक के प्रति एकांक लिखेंगे हम कहां, आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, वही चीज हो गई, बस आयतन आ गया हमारे पास। तो किस चालक के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अगर V आयतन में आवेश कितना है, Q है, V आयतन में कुल आवेश कितना है, Q है, तो एक आयतन में Q बाई V होगा। और इसको हम दिखाते हैं रो से। किससे दिखाएंगे हम, रो से। रो इज इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन V, और मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। बात आपको समझ में आई होगी। जब रैखिक आवेश घनत्व बोलेगा तब बोलेंगे कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर L लंबाई में कितना आवेश Q, तो एक लंबाई में Q बाई L। ठीक है, देखिए इधर लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, ये रैखिक आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, क्षेत्रफल आया तो, आयतन आया तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये तीनों टर्म आप याद रखिए। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। समझ में आ गया होगा। आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अपने नोट्स को दीजिए। लिखी हुई चीजें कभी भी आदमी भूलता नहीं है, इसलिए देखना अपने आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, छोटी डायरी रखते हैं, बड़ी डायरी रखते हैं, नोट करते हुए चलते हैं। यही चीज आपको अपनी जिंदगी में भी लेके आना है और अपनी पढ़ाई में भी। हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते हुए चलिए। अभी आप क्लास 12th में हैं, बहुत अच्छे क्लास में, यहीं से आदत बनाइए। हर चीज को नोट डाउन कीजिए। लिखी हुई चीजें बेटा कभी भी कोई भूलता नहीं है। ओके, तो ये मैंने 3 चीज बता दी आपको, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब हम देखेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग, सबसे जो फर्स्ट अनुप्रयोग होता है वो होता है गॉस प्रमेय अनुप्रयोग में रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। एक चालक होगा, कैसा चालक होगा, एक लीनियर जो कंडक्टर है वैसा होगा, एक पतली रेखा होगी, उसमें हम आवेश फ्लो कराएंगे और उसके कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और किसकी सहायता से निकालेंगे, हम निकालेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। तो चलिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम के साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए डायग्राम, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे।
ये एक कोई भी एक रेखीय चालक कितना चार्ज देते हैं, हम इसको प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। कितना चार्ज दे देते हैं? हम इसको चार्ज दे दिए प्लस क्यू, एक समान रूप से क्या हो गई, इसमें वितरित हो गई। ठीक है, ये रेखीय चालक है, हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, एक समान रूप से क्या हो गई, वितरित हो गई। अब सबसे पहली जो चीज आपको इसमें याद रखना है, इस जो आवेश है वो रेखा के कारण है, तो यहां क्या चीज आपको याद रखना है, इसका रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्ब्डा होता है। क्या होता है, लैम्ब्डा होता है। आगे हम बताएंगे, ध्यान रखे रहना अभी, रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, इसका लैम्ब्डा होगा। अब बोलता क्या है, ये जो चार्ज है इसके कारण किसी बिंदु पर क्या निकालो, बोलता है विद्युत क्षेत्र। अब बात वही है, इससे हम चलिए मान के चलते हैं, इसको साथ साथ मैं लेके चलता हूं कि इससे मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्थित एक बिंदु P दिखाई दे रहा है आपको, कितने डिस्टेंस पर, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्थित एक बिंदु P पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। तो बोलते हैं कि इस जो रैखिक चालक है उससे समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु रहेंगे उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, समान होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान, मतलब इस रेखा पर मैं जितने भी बिंदु लूंगा सभी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी कहां होगी, रेडियली, त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। त्रिज्यीय कैसे होगी, बाहर की ओर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि हम गॉस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हमको कैसा सरफेस चाहिए, गॉस प्रमेय लागू कहां होता है, बंद पृष्ठ पर लागू होता है। उस बंद पृष्ठ को बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ, जहां गॉस का नियम लागू होता है। तो हमको बंद पृष्ठ चाहिए, तो बंद पृष्ठ के लिए मैं करता हूं यहां एक काम, ये आर त्रिज्या और एल लंबाई, ये आर त्रिज्या और एल लंबाई का मैंने बना लिया एक बंद पृष्ठ। कैसा दिखाई दे रहा है, कौन से शेप में है बंद पृष्ठ, बेलन के शेप में है। कैसे शेप में है, बेलनाकार शेप में है। मैंने आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलन बना लिया। ये बंद पृष्ठ पर हम गॉस का नियम लगाएंगे और ये कैसे काम करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बात अब करते हैं, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है इसकी त्रिज्यीय कहां होती है, बोलता है बाहर की दिशा में होती है। तो अगर मैं देखो सेम डिस्टेंस पर जहां बिंदु P लिया वहीं से, तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा, वैसे ही यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब ये जो बेलन दिखाई दे रहा है वो तीन सरफेस से मिलकर बनता है। दो वृत्तीय सरफेस होते हैं, पहला S1, दूसरा S2 और तीसरा होता है वक्री सरफेस S3। तीन सरफेस से मिलकर बना S1, S2 और S3। तो गॉस प्रमेय को पालन कराने के लिए हमको विद्युत पृष्ठ चाहिए, तब तो हम गॉस प्रमेय का पालन कराएंगे। तो इस बेलन से होकर गुजरने वाला कुल हमको निकालना है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई के लिए हमको ई और डीएस की जरूरत रहती है। तो देखिए हम तीनों सरफेस पर स्मॉल एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये फर्स्ट सरफेस पर ये स्मॉल एलिमेंट्स को नाम दे दिए ds1, यहां भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, नाम दे देते हैं उसको ds2, और यहां भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, नाम दे देंगे उसको ds3। तीनों सरफेस पर एक एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए। अब ध्यान से देखते जाएंगे, ये ds1 का डायरेक्शन s1 के परपेंडिकुलर नॉर्मल अभिलंब की दिशा में, वैसे ही ds2 ये ds2 का डायरेक्शन ये भी परपेंडिकुलर दिशा में। तो यहां थीटा इक्वल
हो रहा है 90 डिग्री, और यहां भी थीटा इज इक्वल टू हो रहा है 90 डिग्री। मगर वक्री पृष्ठ में ये भी परपेंडिकुलर होगा अभिलंबवत दिशा में, मगर ये अभिलंबवत जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में जाएगा, और यहां जो थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। कितनी डिग्री आ गई? 0 डिग्री। क्लियर इतनी चीजें? ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। और चूंकि बेलन की लंबाई l है, इसलिए रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई L। यहां हम Q इज इक्वल टू निकाल लेते हैं लैम्ब्डा L, इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। अब आगे का काम करेंगे। अब देखिए इसके बाद सबसे पहला चीज, ठीक है, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का हमारे पास में फाई ई, ये विद्युत फ्लक्स फाई ई। तो तीन सरफेस S1, S2 और S3। S1, S2 कैसा है? वृत्तीय है। S3 कैसा है? वक्री है। तो तीनों सरफेस के कारण निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। इंटीग्रेशन E इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला ds1 cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 90। दूसरा सरफेस इंटीग्रल E ds2, यहां भी cos कैसा है? 90 हो जाएगा। cos क्या हो जाएगा? 90 प्लस सरफेस इंटीग्रल E ds3, तीसरा सरफेस वक्री है, cos क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसीलिए हमने बार बार बोला आप विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझिए। नहीं समझ में एक बार फिर से जाके वीडियो देखिए हो क्या रहा है। देखो यहां फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं बेटा। पृष्ठ जो है S1, उसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिए हमने ds1, और ये जो पृष्ठ की दिशा रहती है कैसी होती है? इसके अभिलंब की दिशा में होती है। तो ds1 ऊपर चला गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली कैसे हो रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। तो ds1 और अभिलंब मतलब जो दिशा है, पृष्ठ की दिशा है, पृष्ठ की दिशा कहां होती है? अभिलंब की दिशा। मतलब अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के मध्य बना हुआ कोण थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ध्यान से सुनिए, दिशा पृष्ठ की अभिलंब की दिशा होती है। मैंने पिछले वीडियो में कई बार बोला आपको, ये अभिलंब की दिशा पृष्ठ की दिशा होती है। तो ds1 का जो डायरेक्शन इधर गया, और ये थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के लंबवत समांतर है, मगर जो कोण बन रहा है अभिलंब और किसके विद्युत क्षेत्र के मध्य, वो थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन आए हैं, वहां ऊपर नीचे 90 आया और ये थीटा इज इक्वल टू 0 आया। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे फाई ई की वैल्यू। देखो क्या आ जाएगा? ये तो cos 90 है, 0 हो गया, प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 0। तीसरे सरफेस के कारण आएगा E इंटीग्रल ऑफ ds3, तो ये हो जाएगा E सरफेस इंटीग्रल ds3। दो वैल्यू तो आपकी 0 आ गई। तो ये फाई E इज इक्वल टू E इंटू सरफेस इंटीग्रल ds3 कैसा है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RL, 2 पाई RL यहां लिख लेना। जबकि ds3 क्या है? ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ। नाम दे देना भाई इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दे देंगे आप? इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा विद्युत फ्लक्स निकल आया। विद्युत फ्लक्स जैसे ही निकलेगा, अब जिसका हमको उपयोग करना है, जिसका एप्लीकेशन है गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या बोलता है? फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लगा देंगे समीकरण 2 और समीकरण 3, क्योंकि एक एक साइड इक्वल दिखाई दे रहा है। देखिए फाई तो समीकरण 2 और 3 से E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास बन गया। या हम लिखेंगे इसको इक्वल Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। इधर मैंने
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तिर्यक गुना कर दिया, ये आ गया। अब समीकरण नंबर 1 से हम Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां, तो समीकरण नंबर 1 से ले आएंगे E इज इक्वल टू Q के जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा L अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन 0। L और L क्या हो गए कैंसल, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई भाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 को पहले लिख लेना, R को बाद में लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू लाइन चार्ज। बात समझ में आपको आई होगी। डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक हमने कैसा बनाया, एक कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर बनाया। कितना आवेश दिया प्लस Q, कितना आवेश दिया हमने प्लस Q। तो इस प्लस Q आवेश के कारण से हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। R डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या ले लिया हमने P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। अब चूंकि P जो था वो खुले सरफेस पर था तो हमको एक बंद पृष्ठ की जरूरत थी, गॉसी पृष्ठ की जरूरत थी। तो गॉस के नियम का उपयोग करने के लिए, बंद पृष्ठ बनाने के लिए हमने R को रेडियस और L को लेंथ, L को क्या ले लिया लेंथ, एक बंद पृष्ठ की यहां संरचना किया। बंद पृष्ठ कैसा बेलनाकार, कैसा पृष्ठ बना बेलनाकार। अब इस लाइन चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा बोलता है इस बेलन की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा। तो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर ये E और ये E हमने बना लिया। फिर बात की कि बेलन का जो पृष्ठ है कितने भागों से, 3 भागों से मिलकर बना है, S1 S2 और S3। 2 पृष्ठ वृत्तीय हैं, समतल वृत्तीय हैं, और तीसरा कैसा है वक्री है। तो तीनों पृष्ठों के कारण हमको क्या निकाल लेनी थी, विद्युत फ्लक्स निकाल लेनी थी। तो मैंने आपको देखो तीनों पृष्ठ में स्मॉल एलिमेंट्स बनाए, पहले में DS1, दूसरे में DS2, तीसरे में DS3। तो DS1 का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड ऊपर की ओर हुआ। तो DS1 और E के बीच में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्रिएट हुआ। सेम वही काम हुआ आपके सेकंड सरफेस में DS2 और E के बीच में 90 डिग्री हुआ। और तीसरे सरफेस के लिए ये जो DS3 था और E के बीच थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमको एक चीज यहां से कंफर्म हो गई थी कि जो थर्ड सरफेस है जहां विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के क्या है लंबवत है। यहां तीसरे में लंबवत है, बाकी 2 में कैसे है समांतर है। ठीक है, आप विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये लंबवत है, ठीक है, ये चीज हमने देखा है। तो लंबवत होता है, वहां क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान अधिकतम होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्लास में हमने पूरे डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो ये चीज हो गया। तो तीसरे में हमारे पास विद्युत फ्लक्स का आया, तीसरे सरफेस के लिए विद्युत फ्लक्स का आया, बाकी 2 का मान 0 हो गया। देखिए ये 0 और ये 0, तीसरे में आया EDS3। तो ये विद्युत फ्लक्स E × 2 पाई RL आया। हमने गॉस प्रमेय का उपयोग करना है तो गॉस प्रमेय लगा दिया। गॉस प्रमेय से फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 3 2 और 3 को आपस में मिलाए, E × 2 पाई RL Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E इज इक्वल टू Q 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। फिर चूंकि हमको मालूम था रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, तो Q का मान निकाल के रखे थे लैम्डा × L पुट कर दिए लास्ट में। Q की जगह लैम्डा LL कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन R। ये होता है एक रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।